वायरस हम करते हैं विच इज़ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, विच फर्दर लीड्स टू एड्स, दैट इज़ अ फेटल कंडीशन। तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ रेट्रोवायरस, तो दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। सबसे पहले रेट्रोवायरस मतलब वो वाली RNA वायरस जिनके पास एक एंजाइम होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हम उनको कहते हैं रेट्रोवायरस। एंड ये वाली वायरस तुम्हें नाम से दिख रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यून सिस्टम को ये अटैक करती है। इम्यून सिस्टम का एक स्पेसिफिक सेल है विच आर नॉन एज CD4+ T सेल्स, ऑल्सो नॉन एज हेल्पर T सेल्स। उनको ये टारगेट करती है, उनको ये अटैक करती है। अब ये हेल्पर T सेल्स का फंक्शन पता क्या होता है, इनके नाम जैसे ही फंक्शन है। ये T सेल्स बाकी जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, जैसे CD8+ सेल्स या जो T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको ये ट्रिगर करती थी कि अब हमने इकट्ठे होकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, डिसीज के अगेंस्ट फाइट ऑफ करना है। बट ये क्या है, अब ये वाली जब वायरस आ जाती है, ये तो उन्हीं सेल्स को तो ये टारगेट कर रही है जिन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करना था। तो इसीलिए जब HIV होता है तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है। एज CD4 काउंट ड्रॉप्स, बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन वीकन्स। वही मैंने बताया। अब HIV ट्रांसमिट कैसे होता है? HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, नीडल स्टिक इंजरीज के थ्रू, मतलब ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट या बॉडी फ्लूइड कंटैक्ट्स के थ्रू ये फैलता है, सीधी बात बोलूँ तो। क्योंकि सेक्सुअल प्रैक्टिस के थ्रू ब्लड तो नहीं बट बॉडी फ्लूइड कंटैक्ट हो रहा है ना, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू बेबी भी HIV फैलता है। कब? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, डिलीवरी के ड्यूरिंग और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड HIV लीड्स टू एड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ आ गया? सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, नीडल स्टिक इंजरीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू बेबी। मॉर्फोलॉजी, जो HIV वायरस है ना, ये स्फेरिकल होती है, एनवलप्ड होती है, RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। और मेन चीज़ मैंने जो तुम्हें बताई है, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है इसलिए इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड एक और चीज़ तुम लिख सकते हो, यू कैन ऐड ऑन दिस थिंग ऑल्सो, इट इज़ अ जीनोम, इट्स जीनोम हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसके पास 3 टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, पोल, गैग एंड एन। ये 3 PGE याद कर लो। इसके जीनोम के पास, इसके जो जेनेटिक मटेरियल में 3 टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, पोल, गैग एंड एन। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अब ये डिसीज कौन सी कॉज करती है? अगर HIV वायरस आगे प्रोग्रेस करती रही तो ये कौन सी डिसीज कॉज करती है? एड्स, विच इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है कि जब किसी को एड्स हो जाती है ना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मैंने अभी बताया ड्रॉप आउट हो जाती है, इसके कारण जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है लाइक TB, निमोनिया, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या कोई और वायरल इन्फेक्शन, अब पर्सन को वो बड़े आराम से हो सकती है, इसलिए उनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी देखी कि इम्यूनिटी बहुत वीक है उस पर्सन की, तो ये वाले इन्फेक्शन पर्सन को हो जाएंगे। ठीक है। तो जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस इसलिए बहुत कम हो जाते हैं। इवन की जो सिंपल सी कंडीशन होती है, कॉमन कोल्ड फ्लू, पर्सन उनको भी टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है। एंड रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स ऑल्सो इंक्रीजेस इन केस ऑफ एड्स। उसके अलावा क्रॉनिक वेट लॉस, जो एड्स वाले पर्सन होते हैं इतने वीक हो जाते हैं, येलो कलर अपीयरेंस हो जाती है, हड्डियां दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। फीवर, फटीग एंड डायरिया इज देयर। विदाउट ट्रीटमेंट एड्स इज फेटल। समझ आ गया डिसीज के फीचर क्या, कि इसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वीक, फटीग, फीवर। ठीक है। और पैथोजेनिसिटी अब समझो। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पैथोजेनिसिटी। तो सबसे पहले ये वायरस हमारे अंदर आई, कैसे आई? थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। आते सार इसने देखना है कि कौन कौन से सेल्स के सरफेस के ऊपर CD4 एंटीजन प्रेजेंट है, उन सेल्स को इसने टारगेट करना है। ऐसे सेल्स कौन से हैं? T and B lymphocytes, macrophages and monocytes. If you can see that these all cells are very important in generating immune response, हमारी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट इनको ही तो अभी ये टारगेट कर रही है ना, तो इसलिए इम्यूनिटी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जब ये वायरस उनके अंदर गई, इनसाइड द सेल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट। जब ये वायरस इन सेल्स के अंदर चलेगी, मैंने तुम्हें बताया था ये वायरस रेट्रो वायरस है, इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इन सेल्स के अंदर जाके इसका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। इस एंजाइम का पर्पस क्या होता है? RNA को DNA में कन्वर्ट करना। तो वायरल RNA DNA में कन्वर्ट हो गया, इसने अपना RNA DNA में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसने अपना DNA जो बनाया है अभी, इसने अपने हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट करा दिया, रिकॉम्बिनेशन करवा दी, इंटीग्रेशन करवा दी। वायरल DNA होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट हो गया। अब इसकी रेप्लिकेशन होनी फास्ट हो जाएगी। अब वायरस बहुत जल्दी रैपिड रेप्लिकेशन करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये होस्ट की मशीनरी यूज कर रही है। ठीक है। एंड फिर ये डैमेज करेगी सेलुलर इम्यूनिटी को। सेलुलर इम्यूनिटी मतलब जब इम्यूनिटी सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक दीज T and B lymphocytes, macrophages, monocytes, एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों टाइप ऑफ इम्यूनिटी अब हमारी डैमेज हो जाएगी, तो इम्यूनिटी ड्रॉप की, लीडिंग टू एड्स। अब देयर आर 3 फेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट फेज है एक्यूट HIV इन्फेक्शन फेज, ऑल्सो नॉन एज सीरो कन्वर्जन इलनेस। अब इसको सीरो कन्वर्जन क्यों कहते हैं? देखो नाम क्या कह रहा है, सीरम में कुछ कन्वर्जन हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या?
पहले वो पहले वो एंटीबॉडी नेगेटिव था, अब वो एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव हुई मतलब कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, वो कब होंगी, क्योंकि वायरल एंटीजन आ गया। इसीलिए अब वो एंटीबॉडी क्यों प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली में जनरेट हुआ है उस एंटीजन के अगेंस्ट, ताकि हमारी बॉडी उसके साथ फाइट ऑफ कर सके। इसलिए पहले फेज को सीरो कन्वर्जन इलनेस कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के कारण सीरम में चेंजेस आते हैं एंड उसी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होने के कारण ये वाले सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। समझ रही हो ना, सीरो कन्वर्जन इलनेस मतलब सीरम में चेंजेस आया, एंटीबॉडी नेगेटिव से अब एंटीबॉडी पॉजिटिव बना है, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच कॉज दीज सिम्टम्स टू अपेयर, विच आर हेडेक, मायल्जिया दैट इज मसल पेन, मलेज, अर्थरेल्जिया जॉइंट पेन, दैट इज एंड देन लिम्फेडिनोपैथी, स्किन रैशेस एंड फीवर। ये सारे सिम्टम्स आएंगे पहली फेज ऑफ HIV में, जब पहली बार हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, सीरो कन्वर्जन होगी। ठीक है, अर्ली स्टेज में, इस फेज की अर्ली स्टेज में क्या होगा, HIV जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, बट इन लेटर स्टेजेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, सीरो कन्वर्जन फेज, जब सीरम में चेंजेस आएंगे। उसके बाद आती है सेकेंड फेज ऑफ HIV इन्फेक्शन विच इज असिम्टोमेटिक और लेटेंट इन्फेक्शन फेज। मतलब कि अब जो ये HIV मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है ना, वो पहले उसने सिम्टम्स दिखा दिए, अब इस फेज में आके कोई सिम्टम्स बॉडी नहीं दिखाएगी, देयर विल बी नो सिम्टम्स। जो ये वायरल इन्फेक्शन है वो अपनी लेटेंट फेज में चले जाएगी, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएगी, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए वो इनएक्टिवेटेड तो नहीं होगी बट स्लो डाउन हो जाएगी। समझ रहे हो, लेटेंट इन्फेक्शन इसलिए हम इसको कह रहे हैं। एंड इट कैन लास्ट फॉर 1 to 15 ईयर्स, कि अब कोई सिम्टम नहीं आ रहा, 1 से 15 साल तक ये स्टेज रह सकती है, कोई सिम्टम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ सिम्टम मतलब ज़्यादातर ये असिम्टोमेटिक ही होती है। एंड HIV टेस्ट यहाँ पर इस फेज में पॉजिटिव ही आता है। पहली वाली फेज में अर्ली स्टेजेस में नेगेटिव आ रहा था, बट लेट स्टेजेस में पॉजिटिव आ रहा था। इस फेज में भी असिम्टोमेटिक, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, इसमें HIV टेस्ट पॉजिटिव आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, HIV इज स्टिल एक्टिव बट रिप्रोड्यूस एट वेरी लो लेवल्स। ठीक है, पर्सन में फील कंप्लीटली हेल्दी क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। वायरस कंटिन्यूज टू डिस्ट्रॉय आवर T हेल्पर सेल्स स्लोली ओवर टाइम, इसलिए इसको लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। लेटेंट स्टेज पे चलेंगे, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे बट स्लोली प्रोग्रेस कर रही है। दिस इज द सेकंड फेज। अब पढ़ते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या, एड्स, फाइनल एंड द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, क्योंकि अब ये स्टेज तब आएगी जब CD4 सेल्स का काउंट 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से भी कम हो जाएगा। अब इस फेज में आके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का रिस्क एट पीक हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। These are the 3 stages. सबसे पहले हमने पढ़ा पहली स्टेज acute HIV infection phase also known as zero conversion illness. सेकंड फेज हमने पढ़ा asymptomatic और latent infection phase. थर्ड हमने पढ़ा एड्स, ये स्टेज लास्ट है। फिर लैब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आते हैं सिंपल रूटीन टेस्ट जिसमें हम TLC काउंट देख लेंगे। फिर रिवर्स T4, एक्चुअली जो ये रिवर्स T4 टेस्ट है ना, ये थायराइड टेस्ट है एक्चुअल में, बट क्योंकि HIV के कारण देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग थायराइड कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए हम T4 रिवर्स T4 टेस्ट भी करवा लेते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड रेस्ड IgA एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट, अगर ये रेस्ड होंगे मतलब कि देयर आर चांसेस पर्सन इज हैविंग HIV। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, दिस में ऑल्सो में देयर आर चांसेस दैट पर्सन में बी हैविंग HIV। दीज आर नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखो ये तीनों चारों के चारों कन्फर्मेटरी टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टू ऑब्जर्व एंटीजन और एंटीबॉडी तब हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, ELISA, PCR एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी काइंड ऑफ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ही है। ठीक है, दीज आर द टेस्ट दैट वी कैन परफॉर्म। बेसिकली इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट तो ये ज़्यादा वाला PCR टेस्ट ही है, जो ये वाले दीज आर नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि इनके और भी कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि TLC किसी और कारण भी कम हो सकते हैं, एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो, एंड थायराइड कॉम्प्लिकेशंस भी और भी रीजंस के कारण हो सकती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में पहला क्या है, ट्रीटमेंट वाले पॉइंट में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, इसके रिलेटेड जो सिम्टम्स आएंगे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ये दे सकते हैं। प्रिवेंशन में जो जिस कारण से ये ट्रांसमिट होता है वही सब प्रिकॉशंस लेंगे, एंड प्रिवेंशन में वही पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड वो उनके केसेस को कम करना, एंड IV जो नीडल्स वगैरह यूज़ करते हैं कंटामिनेटेड उनको नहीं करना, एंड ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस को रिड्यूस करना, उनके रिस्क को। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन विच इज़ ए येलो फीवर। इस वायरस को हम फ्लू लाइक वायरस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि येलो फीवर में जो अर्ली स्टेज पे सिम्टम्स आते हैं लाइक फीवर, चिल्स, हेडेक, फटीग एंड मसल एक, ये सारे सिम्टम्स सेम ही तो हैं जैसे फ्लू में आते हैं, इसलिए हम इसको फ्लू लाइक वायरल इन्फेक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि सिम्टम्स आर सिमिलर टू फ्लू।
समझ आ गई। मेन फीचर्स क्या है जॉन्डिस एंड हाई फीवर, देखो नाम देखो, येलो येलो तुम्हें क्या बता रहा है, जॉन्डिस, एंड फीवर मतलब कि फीवर हो रहा है, तो इसलिए इसमें दो ही मेन फीचर्स है, जैसे का इसका नाम है जॉन्डिस एंड हाई फीवर। दीज आर द मेन एंड यूनिक फीचर्स ऑफ येलो फीवर एंड इट्स स्प्रेड मेनली थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोस। तुम्हें मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए कि येलो फीवर फैलता कैसे है। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें ये वाली वायरस है ना वो हमें काटेगा तो हमें येलो फीवर हो जाएगा। ठीक है, ये दो मॉस्किटो की स्पीशीज लिखी हुई है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम, वैसे बता देती हूँ, एडीज एंड हीमोगोगस, दीज आर द टू स्पीशीज दैट कॉज येलो फीवर जब ये इन्फेक्टेड होंगे विद दिस वायरस। अब कौन से लोग येलो फीवर के रिस्क पे हैं ज़्यादा, एक तो वो लोग जो इसके लिए वैक्सीनेटेड नहीं है, दूसरे कौन से लोग होंगे जो ऐसी एरियाज में रहते हैं जहाँ पर ये वाले इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद डिसीज, येलो फीवर वायरस क्या कॉज करेगी, येलो फीवर कॉज करेगी, फिर तुम इसको थोड़ा ओपन करके लिख सकते हो, येलो का मतलब है जॉन्डिस, फीवर मतलब इसमें हाई फीवर होता है, ये दो मेन फीचर है। उसके बाद तुम इसके एक और फीचर लिखोगे, हम इसको हेमरेजिक वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। देखो हेमरेजिक मतलब रिलेटेड टू ब्लीडिंग, कि इसमें कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। अब इस मैकेनिज्म को समझो कैसे, क्योंकि जब ये येलो फीवर होता है ना, ये वायरस ये हमारे लिवर को डैमेज करती है। ठीक है, क्योंकि लिवर ही तो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब लिवर डैमेज हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसके कारण देयर विल बी लीकी ब्लड वेसल्स लीडिंग टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन। दिस इज द मैकेनिज्म दैट वाई इट इज नोन एज हेमरेजिक वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ब्लड वेसल्स लीक करना स्टार्ट हो रही हैं, जिसके कारण स्किन के अंडर हमें ब्लीडिंग दिखेगी, ब्रूसेस दिखेंगे। एंड फोर्थ मेन थिंग इज कि ये ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकती है। ऑर्गन फेलियर क्यों, क्योंकि पहले तो इस वायरस ने, येलो फीवर वायरस ने हमारे अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो लिवर को टारगेट करना है। लिवर को डैमेज करने के बाद ये बाकी ऑर्गन्स में जाएगी, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, इन सभी ऑर्गन्स के पास जाएंगे। हार्ट के पास गई तो अरिथमिया कॉज करिए, किडनी के पास गई तो जो यूरिन का एक फीचर्स है, यूरिन की जो अपीयरेंस है उसमें ऑल्टरेशन आएगी, ब्रेन में गई तो इनकेफ्लोपैथी एंड सीजर्स कॉज करेगी। ऐसे लिवर डैमेज करने के बाद टारगेट ऑर्गन तो इसका यही है, पर उसके बाद ये बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाके ऑर्गन फेलियर कॉज करती है येलो फीवर वायरस। फिर स्टेजेस, जो ये वायरल इन्फेक्शन है ये दो स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज दैट इज अर्ली स्टेज, इसको हम फ्लू लाइक स्टेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि सिम्टम्स फ्लू वाले आते हैं इसमें। सेकेंड स्टेज इज नॉन एज टॉक्सिक स्टेज। अब हम इसको पैथोजेनिसिटी में पढ़ते हैं। अब हम इसकी पैथोजेनिसिटी में ही देखते हैं कि वो दो स्टेजेस कैसे आ रही हैं और कब आ रही हैं। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट कर गया, वायरस एंट्री कर गई हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले अब इस वायरल इन्फेक्शन की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी, दैट इज अर्ली स्टेज। मैंने बताया अर्ली स्टेज का दूसरा नाम है फ्लू लाइक स्टेज, क्यों, क्योंकि फ्लू लाइक सिम्टम्स है, वही हमने पढ़े हैं ना, फीवर, मसल एक, हेड एक, जॉइंट एक, चिल्स। अब इसके बाद दो काम हो सकते हैं, या तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो जाए या हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट फाइट करने में सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए एक काम हो सकता है कि रिकवरी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, कोई सक्सेस नहीं हुई, इम्यून सिस्टम इस पर वर्क नहीं कर सका, तो तब सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज टॉक्सिक फेज। समझ आ गई, इसके बाद या तो रिकवरी हो जाएगी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यून सिस्टम वर्क कर गया, या सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है टॉक्सिक फेज। क्यों, क्योंकि इसमें सेवियर वाले सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसको टॉक्सिक फेज कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था लिवर डैमेज करने के बाद ये बाकी ऑर्गन्स के पास जाती है, हार्ट के पास गई तो अरिथमिया किया, जीआई में गई तो एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, या स्किन या ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रही है तब भी ब्लीडिंग हो रही है। फिर अगर ये ब्रेन की तरफ जा रही है, सीजर्स एंड इनकेफ्लोपैथी कॉज कर रही है, डेल्यूरियम कॉज कर रही है, किडनीज की तरफ जा रही है तो उनमें ये जाकर डिक्रीज यूरिनेशन कॉज कर रही है। दिस इज हाउ इट्स प्रोग्रेस इन आवर बॉडी एंड लीडिंग टू दिस टॉक्सिक फेज विच इज एसोसिएटेड विद दिस सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स मैंने तुम्हें इसमें बता दिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस। हम कैसे लैब डायग्नोसिस छोड़ो, हम खुद कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्यों, क्योंकि पर्सन को हाई फीवर होगा, फटीग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग आ सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज येलोइश अपीयरेंस ऑफ बॉडी। उसके अलावा एलाइजा एंड आरटीपीसीआर क्यों, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है, जब भी हमने वायरल एंटीजन डिटेक्ट करना होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दो टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कोई भी इसके लिए एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंशन क्या हो सकती है, मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करना, वो कैसे करना है वो तुम नीचे पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वायरल कंडीशन पढ़ते हैं, दैट इज चिकनगुनिया। तो अफ्रीकन लैंग्वेज में ना चिकनगुनिया का एक मतलब है दैट विच बैंड्स अप,
क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इसमें प्राइमरी सिम्टम आता है कि पर्सन में फील क्रिपलिंग जॉइंट पेन, जिसके कारण सारे तो जॉइंट्स उसके दर्द हो रहे हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है ना, इसलिए इसको चिकनगुनिया कहते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब पहले हमने क्या पढ़ा, येलो फीवर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका भी क्या था, मॉस्किटो बाइट। सिमिलरली चिकनगुनिया ऑल्सो स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, एंड मॉस्किटो कौन से है, वो एडिस इजिप्टिस एंड एडिस एल्बोपेक्टस। अगर तुम्हें नाम याद रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तुम वैसे बोल सकते हो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट। चिकनगुनिया के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, एल्डरली एंड इन्फेंट्स, ठीक है। अब चिकनगुनिया के जैसे हमने येलो फीवर पढ़ा, उसमें भी 2 मेन फीचर आते थे, एक जॉन्डिस एंड दूसरा हाई फीवर। उसी तरह इसमें 3 मेन फीचर्स हैं चिकनगुनिया में। सबसे पहले पर्सन को हाई फीवर है, दूसरा पर्सन में को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड तीसरा पर्सन को ऐसे वाले रैशेस हैं, दीज आर नॉन एज मैक्यूलोपैपुलर रैशेस। मैक्यूलोपैपुलर 2 वर्ड से बना, मैक्यूल्स एंड पैप्यूल से। मैक्यूल्स होता है ऐसे रैशेस जो फ्लैट होते हैं, एंड पैप्यूल्स जो थोड़े उभरे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ये वाले जो थोड़े रैशेज होंगे ये थोड़े ऊपर को एलिवेटेड होंगे, बट जो यहाँ पर छोटे छोटे हैं दीज आर मैक्यूल्स जो फ्लैट अपीयरेंस देते हैं। तो दीज आर द 3 प्राइमरी फीचर्स ऑफ चिकनगुनिया। अब जो डिसीज कॉज करता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये डिसीज क्या कॉज कर रहा है, चिकनगुनिया वायरस चिकनगुनिया कॉज कर रहा है। फैलती कैसे है वो बता देना, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट के थ्रू। कौन से मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल है तुम वो याद करके लिख सकते हो। उसके अलावा कितने टाइम के बाद इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये वायरस के हमारे बॉडी में एंटर होने के 3 to 7 दिन बाद सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स 3 मेन पढ़ लिए हमने क्या होता है। उसके अलावा इन तीनों के अलावा जॉइंट पेन के साथ साथ मसल में भी पेन होती है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, जो लिम्फ ग्लैंड्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन, उनकी हाइपरमेगैली हो जाती है, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, दैट इज नॉन एज लिम्फेडिनोपैथी। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एंड सेवियर केसेस में हेमोरेजिया। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में से लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड की अंदर ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्लियर है? उन तीनों के अलावा मसल पेन, कंजक्टिवाइटिस, लिम्फेडिनोपैथी एंड इन सेवियर केसेस हेमोरेजिया। अब हम इसके पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी। मैंने पैथोजेनिसिटी बहुत सिंपल लिखी है, बट यू कैन ऐड ऑन सम मोर थिंग्स जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ी हैं। उनमें से सबसे पहले मॉस्किटो बाइट हुई, तो जो ये वायरस है ये डर्मिस में, क्योंकि स्किन पे ही काटना ना मच्छर ने, तो वहाँ पर ये डर्मिस में ये सबसे पहले रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर गया। फिर वहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद जो टारगेट टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ये जाएगा। कौन कौन से टारगेट टिश्यूज़ हैं? हमारी बोन्स, उसके बाद मसल्स, फिर स्किन, ब्लड वेसल्स क्योंकि इसने ब्लीडिंग भी तो कॉज करनी है, आईज क्योंकि इसने क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है, और जो भी यहाँ पर हमने पढ़ा है जॉइंट्स में चला गया, स्किन की तरफ चला गया स्किन रैशेस कॉज करने, मसल्स की तरफ चला गया मसल पेन कॉज करने, एंड लिम्फ ग्लैंड्स की तरफ चला गया। एक ही रह गया था, लिम्फ ग्लैंड्स में चले जाएगा। तो दीज आर द टारगेट टिश्यूज ऑफ दिस वायरस, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, स्वेलिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी ये वायरल पार्टिकल्स गया ना, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो जनरेट होगा ही ना। फिर कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे तुम यहाँ पर वो लिख देना, एंड दिस इज द पैथोजेनिसिटी। कॉज से स्टार्ट हुए एंड सिम्टम्स में आ गए। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सिम्टम लिखा है, पर तुमने ऑल सिम्टम्स एनलिस्ट करने हैं, टारगेट टिश्यूज भी एनलिस्ट करने हैं, ठीक है। वो तुम्हें सिम्टम से याद हो जाएंगे। कंजक्टिवाइटिस कॉज कर रहा है तो कंजक्टिवा टारगेट टिश्यू है, बोन पेन कॉज कर रहा है, सॉरी जॉइंट पेन कॉज कर रहा है तो बोन्स है, स्किन रैशेस कॉज कर रहा है तो स्किन है टारगेट टिश्यू, ऐसे करके वो लिख देना। लैब डायग्नोसिस सिमिलर है, वायरल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए आरटीपीसीआर, एलाइजा एंड वायरस आइसोलेशन, मतलब वायरल कल्चर करवा के। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, जैसे येलो फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, सिमिलरली चिकनगुनिया के लिए भी कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक रेस्ट, फ्लूट्स, फीवर एंड पेन हो रही है इसलिए हम पीसीएम दे सकते हैं, बट कभी भी हम इस केस में एस्पिरिन या नसैड्स नहीं देते, क्योंकि इससे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वायरल डिसीज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डेंगी। इसके बारे में तो सबने ही पढ़ा होता है, राइट। जो डेंगी वायरस है वो भी आरएनए वायरस है। अभी तक हमने जितनी वायरसेस पढ़ी हैं ऑल वर आरएनए वायरसेस, एक्सेप्ट जो हमने हेपेटाइटिस में एक पढ़ी है उसके अलावा, ठीक है, बाकी सारी आरएनए वायरसेस ही थी। तो डेंगी तुम्हें पता है कैसे स्प्रेड होता है? मॉस्किटो बाइट के थ्रू। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमें काट जाता है तब। 2 मॉस्किटोज ऐसे कौन से हैं? एडिस इजिप्टिस एंड एडिस एल्बोपेक्टस। मोस्टली डेंगू इन दोनों स्पीशीज़ के कारण ही होता है। एंड द मेन थिंग इज, जो ये वाली स्पीशीज मॉस्किटो की है ना, ये हमें कब काटती है? डे टाइम में। दिस इज द मेन फीचर कि जो मच्छर डे टाइम में काटते हैं ना, मे बी देर आर चांसेस कि दे आर डेंगी कॉजिंग मॉस्किटोज, एंड ह्यूमन्स आर देयर मेन होस्ट। वैसे और भी एनिमल्स वगैरह हैं, बट इन मॉस्किटोज के लिए मेन होस्ट कौन है? ह्यूमन्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देयर आर 4 सब टाइप्स ऑफ दिस वायरस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगी। 4 सब टाइप्स इस वायरस की कैन कॉज डेंगी।
दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेंगू वायरस. आरएनए वायरस है, स्प्रेड कैसे होती है, कौन से मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल है, उनके बारे में 2 मेन चीज़ें बता दी एंड इसके सब टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताया. फिर डिसीज कॉज का नाम क्या है, डेंगू फीवर, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेक बोन फीवर. अब नाम क्या रहा है, ब्रेक बोन फीवर, मतलब कि इस केस में सेवियर मसल एक, सेवियर बोन पेन एंड सेवियर फीवर, ये 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं. मेनली इसमें हड्डियाँ बहुत दर्द होती हैं एंड फीवर बहुत ज़्यादा होता है. कॉज व्हेन मॉस्किटो इज हैविंग ब्लड मील ऑन अस. अब इसमें ना फेजेस आते हैं. एक्चुअली 2 फेजेस नहीं, इसमें 3 फेजेस है. थर्ड फेज इज रिकवरी फेज, बट 2 मेन फेजेस हैं. पहला फेज आता है फर्स्ट फेज विच इज ऑल्सो नॉन एज फेब्राइल फेज. फेब्राइल का क्या मतलब होता है, हैविंग और शोइंग सिम्टम्स ऑफ फीवर. दिस इज नॉन एज फेब्राइल. तो तुम्हें दिख रहा है इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, उसके अलावा ये वाले सिम्टम्स होंगे जो भी हमने पढ़े डेंगू के जो मेन सिम्टम्स होते हैं. देखो फीवर का भी ना फीचर्स है. फीवर कैसे का होता है, तो एक ना डेंगू में पहचान होती है कि फीवर कैसे का चढ़ रहा है. डेंगू के केस में ना बायफेजिक फीवर होता है, मतलब अप डाउन अप डाउन. 2-3 दिन फीवर पीक पे था, फिर थोड़े चौथे दिन फीवर कम हो गया, मतलब बिल्कुल फीवर चला ही गया. उसके बाद फिर 2 दिन बाद फीवर चढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर चढ़ गया. ऐसे करके ना सैडल बैक पैटर्न में फीवर आता है. ये पहचान है कि डेंगू दैट मे बी द पर्सन इज सफरिंग विद डेंगू फीवर. ठीक है. उसके अलावा सिम्टम्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, सबसे पहले तो फीवर के फीचर बता दिए, क्या है, बायफेजिक फीवर होता है, सैडल बैक पैटर्न में फीवर होता है फेब्राइल फेस में. सेकंड सिम्टम क्या आता है फर्स्ट फेस में, रेट्रोबल्बर पेन. रेट्रोबल्बर मतलब जो हमारी आंख है ना उसके पीछे वाले हिस्से में दर्द होती है, रेट्रोबल्बर पेन. आइस रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, हेड एक होता है, जॉइंट एक होता है, मसल एक होती है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, स्किन रैशेस भी हो जाते हैं एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स एंड माइनर कट्स. तो ये सिम्टम्स तो तुम्हें एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे. मेन इसमें फीवर था, उसके बाद तुम्हें पता है मसल एक, बैक एक, बोन पेन्स, बहुत कुछ होता है एंड रेट्रोबल्बर पेन. फिर आता है सेकंड फेज. दिस इज नॉन एज क्रिटिकल फेज. क्यों, क्योंकि इसमें अब सिम्टम्स थोड़े सिवियर होने स्टार्ट हो जाते हैं. अभी तक तो यही सिम्टम्स थे नॉर्मल से, पर अब आ रहे हैं बड़े वाले सिम्टम्स. देखो सेकंड फेज में आके फीवर तो होगा ही, अभी भी फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर. उसके बाद पर्सन को ना हेमरेजिक शॉक आ सकता है. क्यों, क्योंकि डेंगू के केस में प्लेटलेट काउंट बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हेमरेजिक शॉक. क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या है, सॉरी जो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, ब्लड वेसल से ब्लड लीक हो जा रहा है, प्लाज्मा लीक हो जा रहा है. कारण क्या था, प्लेटलेट काउंट कम हो गए, इसलिए हेमरेजिक शॉक आ जाता है. उसको हम एक स्पेसिफिक मेडिकल टर्म बोलते हैं, दैट इज नॉन एज डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसी का ही नाम है. उसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन क्यों, इसी से ये भी लिंक्ड है. देखो प्लेटलेट काउंट कम हो गए, ब्लड वेसल्स मान लो रप्चर होगी, तो उसमें से क्या होगा, सारा का सारा प्लाज्मा लीक हो ही जा रहा है, तो वो प्लाज्मा फ्लो डाउन करेगा इनटू द कैविटीज. तो प्लूरल भी तो एक कैविटी है ना, तो वहां पर जाके ये प्लाज्मा आ गया, लीडिंग टू प्लूरल एफ्यूजन. इसीलिए लो प्लेटलेट काउंट से ये कंडीशन भी अराइज हो रही है एंड ये कंडीशन भी अराइज हो रही है, डेंगू शॉक सिंड्रोम भी एंड प्लूरल एफ्यूजन भी. समझ आ रहा है ना डेंगू शॉक सिंड्रोम क्यों, क्योंकि पर्सन इज सफरिंग विद हाइपोवोलेमिया, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, प्लाज्मा एंड ब्लड लीक आउट हो रहे हैं फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. एंड प्लूरल इफ्यूजन क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मा लीक आउट हो रहा है वो कैविटीज में जा रहा है, लीडिंग टू प्लूरल इफ्यूजन. उसके बाद जीआई ब्लीडिंग, अगेन सेम, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, जीआई ब्लीड होगा एंड हाई फर्टिलिटी रेट इज सीन इन सेकंड फेज ऑफ डेंगू. फिर हम पढ़ते हैं थर्ड फेज विच इज ऑल्सो नॉन एज रिकवरी फेज. अब इसके सिम्टम्स देखो, पहला है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर सीजर्स, इचिंग, स्लो हार्ट रेट. अब तुम बोलोगे कि है तो ये रिकवरी फेज, तो ऐसे के क्यों सीरियस सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं. अब देखो मैंने पहले 2 जो लिखे हैं, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स. अब हुआ क्या था, क्योंकि डेंगू के 2 फेजेस के दौरान पर्सन में हाइपोवोलीमिया चल रहा था. वो मैंने तुम्हें बताया क्यों, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम था, ब्लड वेसल में अगर रप्चरिंग हो रही थी तो उसमें से ब्लड एंड प्लाज्मा तो ड्रेन आउट हो ही जा रहा था, जिसके कारण पर्सन हाइपोवोलीमिया में था. अब उस फ्लूइड इम्बैलेंस को दोबारा से बैलेंस्ड करने के लिए जो बॉडी है ना, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स को शिफ्ट करेगी. अब इसी शिफ्टिंग के दौरान कई बार क्या हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर नर्व्स, है ना, नर्व्स में जो ट्रांसमिशन हो रही है, नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए, तो कई बार यहाँ पर थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि बॉडी शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तब हमारे नर्वस सिस्टम में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, विच लीड्स टू दीज 2 सिम्टम्स. क्लियर है, क्योंकि बॉडी अब उसको दोबारा शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है. फिर मैंने लिखा है थर्ड वन इज इचिंग. अब ऐसा क्यों, चाहे वो रिकवरी फेज में है पर अभी भी इम्यून सिस्टम तो उसका एक्टिव ही है ना, इम्यून सिस्टम अभी भी डिसीज के अगेंस्ट अगर थोड़ी बहुत ही बची है तो उसके अगेंस्ट फाइट ऑफ कर रहा है, जिसके कारण क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो अभी भी आ रहा है, दैट इज वाई इचिंग कुड बी देयर.
फिर मैंने लिखा स्लो हार्ट रेट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डेंगू में ना एक और सिम्टम आ सकता है कि पर्सन को हाइपोटेंशन फील होती है। अब इस चीज़ को भी कंपनसेट करने के लिए रिकवरी फेस में जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है, कि उस जो कम हुए बीपी को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है। फिर अब हम इसकी पढ़ते हैं, 3 स्टेजेस क्लियर है ना। अब हम पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी। देखो मैंने पैथोजेनिसिटी बड़ी सिंपल सी बनाई है, पर क्योंकि अभी हमने ये तीनों पढ़े हैं ना, तुम उन तीनों में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड ऑन करके इसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है, पहले मॉस्किटो बाइट किया, वायरस की एंट्री होगी हमारे ब्लड में। अब स्टार्ट होया पहला फेज कौन सा था? फर्स्ट फेज का नाम क्या था? फेब्राइल फेज। तो फेब्राइल फेज में क्या होता है क्या नहीं होता वो लिख कर उसके बाद तुम 2 एरोस खींचना। पहला क्या हो सकता है? अब पेशेंट अगली स्टेज में जाए ना, वो रिकवर कर जाए। दूसरा क्या? वो सेकंड स्टेज में एंटर कर जाए, दैट वाज क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज में क्या होता है वो मैंने तुम्हें वहां पर बताया, वो राइट डाउन कर देना। अब क्रिटिकल फेज के बाद या तो रिकवरी होगी या पर्सन की डेथ होगी ड्यू टू डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इजी थी पैथोजेनिसिटी। अब हम करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। पहले जो हमने अभी इतनी वायरल इन्फेक्शंस की हैं, चिकनगुनिया किया, येलो फीवर किया है, उसके केस में भी हमारे पास कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे। सिमिलरली इसमें भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ पर भी हम सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करते हैं, लाइक हाइड्रेशन मेंटेन करके, क्योंकि हाइपोवोलीमिया में जा रहा है पर्सन, वार्निंग साइंस मॉनिटर करके, पीसीएम दे सकते हैं फॉर फीवर एंड पेन, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है, मसल एक, बैक पेन, जॉइंट पेन सब कुछ होता है। प्रिवेंशन में क्या करेंगे? मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही वही है, क्योंकि कॉज ही वो कर रहे हैं। एंड कम्युनिटी कंट्रोल लाइक फॉगिंग, मॉस्किटोज मारने के लिए, एंड कैंपेन्स लोगों को एजुकेट करने के लिए कि मॉस्किटो स्टैग्नेंट वाटर में ही ग्रो करते हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पर, तो उस चीज़ को थोड़ा प्रिवेंट करें एंड प्रिकॉशंस लें। अब हम नेक्स्ट वायरल कंडीशन पढ़ते हैं, विच इज सार्स, दैट इज सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। अब तुमने बिल्कुल भी इस वायरस को कोविड-19 जो हुआ था उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। देखो वो कोरोना वायरस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोविड-19 का भी जो वायरस है ना, है तो वो कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की आगे फर्दर स्ट्रेन्स होती हैं, तो उसका एक स्ट्रेन सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज कर रहा होगा और दूसरा स्ट्रेन कोविड-19 कॉज करता है। ऐसे उसके सिर्फ यही 2 स्ट्रेन्स नहीं, ऐसे मल्टीपल स्ट्रेन्स होते हैं हर एक वायरस के। सो डोंट कंफ्यूज इट विद कोविड-19। कोरोना वायरस एक बड़ी कैटेगरी है, फिर उसके अंदर जो स्ट्रेन्स आते हैं, ठीक है। और देखो जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, नाम से दिख रहा है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करेगा। ये ट्रांसमिट भी कैसे होगा? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। बट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को ट्रांसमिट होने के लिए यहाँ पर क्लोज कंटेक्ट चाहिए होता है, जो कैसे होगा? थ्रू किसिंग और हगिंग, शेयरिंग फूड और ड्रिंक, क्लोज कंटेक्ट, कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सर्फेसिस, और इन यूट्रो। इन यूट्रो मतलब मदर के वूम्ब के अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकती है थ्रू ब्लड और अदर फ्लूइड्स कंटेक्ट के थ्रू। ठीक है, बट क्लोज कंटेक्ट चाहिए होता है इस वायरस की ट्रांसमिशन के लिए, ये चीज़ तुम याद रखना। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? देखो तुम्हें इसके लिए कुछ अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कोविड-19 में कौन से साइंस एंड सिम्टम आते हैं। सिमिलर से सिम्टम्स इसी में आते हैं। हाई फीवर होता था, यहाँ पर भी है। चिल्स एंड शिवरिंग होती थी, यहाँ पर भी है। हेडेक, मसल एक एंड जनरल डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा तुम्हें पता है बैक पेन होती है, बोन्स में दर्द होती है, फटीग फील होती है, वो सारी चीज़ें तुम लिख देना। वीकनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन्वॉल्व है ही ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो भी कंडीशंस आ सकती हैं वो तुम यहाँ पर सारी लिस्ट आउट कर सकते हो। फिर सिवियर केसेस में क्या सिम्टम्स आएंगे? रैपिड वर्सनिंग ऑफ ब्रीदिंग, सांस ही नहीं ले पाओगे। कारण क्या है? निमोनिया हो सकता है। देखो दूसरा सिम्टम क्या है? निमोनिया। लो ऑक्सीजन लेवल्स, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है ड्यू टू निमोनिया। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। सिवियर केसेस में ये सारी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, रेस्पिरेटरी मतलब ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व, रिलेटेड सेवियर केसेस ही होंगे। निमोनिया होगा, गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा, रैपिड वर्सनिंग ऑफ ब्रीदिंग हो रही, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। अब देखो पैथोजेनिसिटी भी बहुत सिंपल सी है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट हुई क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू, वो 4 पॉइंट्स तुम यहाँ पर लिख सकते हो कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो रही थी। उसके बाद जब ये वायरस एंटर करी, इसने सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है उनको टारगेट करना है, वहां पर जाके इसने रेप्लिकेशन करनी है। जब ये रेप्लिकेशन करेगी मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, तब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। बट इतना ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा ना, जिसके कारण टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे लंग्स के। उस टिश्यू डैमेजेस के कारण क्या आएंगे? लंग अटैक आएंगे। लंग अटैक आने के कारण क्या होगा? हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल इन लंग्स, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, जिसके कारण और क्या आएगा? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। जब गैस ही नहीं अंदर जा रही, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, गैसियस टॉक्सिसिटी, जिसके कारण मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे।
क्लियर है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, क्लोज कंटैक्ट के थ्रू वायरस अंदर एंटर हुई, एपिथेलियल सेल्स टारगेट किए, वहां पर एप्लीकेशन हुई, इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्टिव आया जिसके कारण टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो गए, लंग अटैक आया जिसके कारण गैस एक्सचेंज नहीं हो पाई एंड अल्टीमेटली पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आएगी इसके केस में। इसीलिए तो इसको सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ कंडीशन इकट्ठी आ जाए। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगेन आरएनए वायरस है तो आरटीपीसीआर परफॉर्म करवा सकेंगे। सैंपल हम कैसे लेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो स्पूटम सैंपल, नेजल स्वैब्स या ब्लड ले सकते हैं। अलाइजा एंड रेडियो इम्यूनो असे, इसके अलावा तुम यहाँ पर आरटीपीसीआर भी ऐड ऑन कर सकते हो। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, देखो पहले हमने इतनी वायरसेस पढ़ी, किसी में एंटीवायरल ड्रग्स नहीं थे, बट सार्स के केस में एंटीवायरल ड्रग है, दैट इज रिबाविरिन। इसके अलावा और एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं एंड अलोंग विद, चीज़ याद रखना, सार्स के केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम अल्टीमेट स्टेज पे ट्रिगर हो रहा है, मतलब ओवर रिएक्टिव हो रहा है, तो उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा कम करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं विद एंटीवायरल ड्रग्स। एंड आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ताकि फर्दर ट्रांसमिशन ना हो सके। एंड हैंड हाइजीन के अलावा मैंने यहाँ पर बहुत कम लिखा है, बट यू नो कितनी प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इसके लिए, वो सारे लिखो। हैंड हाइजीन, असेप्टिक टेक्निक, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर भी तो नहीं होना चाहिए, इन यूट्रो भी तो ये हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो तुम।